नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम एक खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अशोक चौहान। हमारे स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक पांडे, जो वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के उप निदेशक हैं। और आज हम डॉक्टर अभिषेक पांडे से बात करेंगे शिक्षा को व्यवस्था को लेकर कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो कितना सही दिशा में जा रहा है। जैसा कि आए दिन मीडिया के सुर्खियों में देखने को मिलता है कि स्कूल में बच्चों से सुविधा शुल्क लेकर उन्हें पास कराया जाता है, तो ऐसे में बच्चे देश को आने वाले समय में कितना विकसित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम अभिषेक पांडे जी से जानेंगे कि इतनी कम उम्र में आपने ऐसा मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसे सबसे पहले तो इस टीवी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक इस तरीके की संजीदगी से जो मैसेज छोड़ने का कार्य किया है शिक्षा को लेकर के, वो अधिसराहनीय भी है। जहां तक प्रश्न का जो उत्तर है वो ये कहा जा सकता है कि मेरी अपने जो प्रेरणा है वो मेरी माँ है, मेरे बाबू जी हैं जी। और मैं अपनी प्रेरणा, अपने सूत्रों और अपने जीवन में संकल्पित कुछ लक्ष्यों को लेकर के आगे जा रहा हूं। मैं अपने आप को अभी न सफल मानता हूं न ही विफल मानता हूं। इन दोनों पड़ावों के बीच में अपने आप को मैं महसूस करता हूं। आपके मन में क्या ऐसा है अभिषेक पांडे जी कि इस क्षेत्र में आपने कदम रखा? देखिए, मैं तो पेशे से एक इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मेरा दिमाग इंजीनियरिंग के सेक्टर में था। लेकिन जब जैसे कि आपने वार्ता सबसे पहले अपने पूर्व की वार्ता में ये अपना वक्तव्य आपने रखा कि आज के जमाने की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कितना उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका स्तर कितना बिलो स्टैंडर्ड किया जा रहा है, उसको नीचे की तरफ ढकेला जा रहा है। इसको देख करके, शिक्षा में पनपते हुए भ्रष्टाचार को देख करके और तमाम ऐसी चीजें थीं जो मेरे हृदय को झकझोरती थीं और मुझसे बार बार ये कहती थीं कि तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना चाहिए बल्कि एक अच्छा शिक्षाविद बनना चाहिए। और इसी बार बार अपने अंतर्मन में एक युद्ध का जो समावेश था, उससे मैं बाहर निकलने के लिए अंत में मेरे अंतर्मन की बात विजय प्राप्त की और मैं शिक्षा जगत में। अभिषेक पांडे जी, जैसा कि अब आप डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर चुके हैं, तो आने वाले समय में आपकी क्या सोच है? देखें, जब कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को रिकॉग्नाइज करती है तो एक विशेष पैरामीटर्स उसके होते हैं, जिन पैरामीटर्स में उस व्यक्तित्व को नापने का कार्य करती है। जब कोई एक विश्वविद्यालय किसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एक सोच जो लोगों के बीच पहले अभिषेक पांडे की थी वो अब बदल करके डॉक्टर अभिषेक पांडे के लिए होगी। उनका सोच, उनका नजरिया मुझे देखने का थोड़ा सा बदल जाएगा। एक मन में उनके सोच और ख्याल जन्मेगी कि भाई इसने कुछ अच्छा किया होगा तभी उस यूनिवर्सिटी ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। तो उस अच्छापन को और पराकाष्ठा पे ले जाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। अभिषेक पांडे जी, भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार जो है आपको मिला है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा रत्न मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर पे डॉक्टर संदीप मारवा, जो आफ्ट यूनिवर्सिटी मीडिया एंड आर्ट की यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर हैं, और कौशल विकास मंत्रालय से जीसी डेका ने मुझे ये दिया था। और मुझे लगता है कि समाज में जो काम होते हैं, हमारे जो सुकृत्य होते हैं, वो एक ज्योत की तरह से अपने आप को प्रकाशान्वित उस पर्टिकुलर रीजन को करते हैं, जोन को करते हैं, और वही काम ठीक हुआ है। वो ज्योत कहीं ना कहीं सभी को प्रकाशान्वित कर रखी है और इसलिए शायद मुझे रिकॉग्निशन ही मिला। अच्छा, अगले कदम में हमको जहां तक ये भी जानकारी हुई है कि ब्रिटिश इंडिया काउंसिल भारत फॉर इंग्लिश फोनेटिक्स राष्ट्रीय शिक्षा रत्न भी आपको शायद मिला हुआ है। इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? फोनेटिक्स के तौर पे जब मैं अंग्रेजी से सबसे पहले तो ये बताऊं डरता था। अचानक से ये मन में ख्याल उठा कि भाई अंग्रेजी से जिससे जो डरता है वो उससे पीछे भागने का प्रयास करता है, लेकिन जो जिसको दौड़ाता है उसे वो उसके पास ला देता है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर जी के श्याम जी का, केजी श्याम, शायद सॉरी उनका नाम केजी श्याम सर है, उनसे मैंने अंग्रेजी सीखी थी।
वो 2 किताबों के मालिक हैं, अर्थात उसके रचयिता हैं, आर्ट ऑफ फ्लुएंसी, सम न्यू फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, और बहुत अंग्रेजी के पूर्वांचल में मानिंद व्यक्तियों में से, महनीय व्यक्तियों में से उनका उल्लेख होता है। तो उनसे मैंने अंग्रेजी सीखना स्टार्ट किया। जब मैं अंग्रेजी सीखना स्टार्ट किया, इतना इंटरेस्टिंग वे में उनका लेक्चर रहा कि मैं अंग्रेजी में घुलता और मिलता चला गया, और जब घुलने मिलने लगा तो मैं अंग्रेजी में फिर डांस करने लगा, अंग्रेजी में बात करने लगा, अंग्रेजी में चलने लगा, और अंग्रेजी में सारे क्रियाकलाप होने लगे। उसी समय मेरे सर ने कहा, जब अंग्रेजी वंस यू स्टार्ट ड्रीमिंग इन इंग्लिश दैट मीन्स यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश। इसका मतलब तुम पूर्ण हो गए अगर सपने भी अंग्रेजी में आ रहे हैं। तो शायद इसी का फल मिला मुझे। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे पांडे जी, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखते हुए इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड आपको, मैं सुना हूं 21 अप्रैल 2019 को मिलने जा रहा है, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। इसके संबंध में आपको क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको मिलने जा रहा है? सर, एक्चुअल में कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा। वो रिसर्च स्कॉलर्स को पुरस्कृत करते हैं, उनसे हम सभी एसोसिएटेड होते हैं। तो उनको ऐसा कुछ मेरे अंदर शायद लगा होगा, कुछ उनके पैरामीटर्स होंगे जो उन्होंने जांच और परखने के बाद, पड़ताल करने के बाद मेरा नाम चयनित कर रखा है इस अवार्ड के लिए। तो अभिषेक पांडे जी, मेरी सहयोगी यहाँ पे हैं चंचल शर्मा मैडम जी। मैं चाहूंगा चंचल शर्मा मैडम जी, आप डॉक्टर अभिषेक पांडे जी से कुछ आप जानना चाहती हैं तो बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। उसके बाद आपने शिक्षा को अपना क्षेत्र बनाया जी। और आपने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं जी। जैसे जिसमें है कोल्ड फायर स्टोरी ऑफ माय लव लाइफ के रचयिता हैं आप। तो आप इस उपन्यास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखा, ये उपन्यास बेसिकली प्रेम प्रसंग है, और मुझे लगता है कि उस उपन्यास में जो प्रेफेस मैंने लिखा है वो इस तरीके से है कि वेदना का वह प्रहर अब भी वो आता है नजर, कहते ना तुम बिन जी सकेंगे, तुमसे बिछड़ हम मर मिटेंगे, देह हो चाहे जहाँ भी आत्मा ना दे सकेंगे, पर ये बातें थी दिखावा और पी लिया हमने जहर, वेदना का वह प्रहर। एक प्रेम प्रसंग है जिसमें वेदना है उस प्रेमी की, और इसका एक्सट्रैक्ट एक अंश मैं सुनाना चाहता हूँ कि जब एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से इतना बेहवल हो जाता है प्रेम करने के दौरान कि पहले एक शेर मुझे याद आते हैं, बहुत महनी शायरी लिखने वाले एक कवि हैं, एक शायर हैं, शायद मैं उनका नाम विस्मृत कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि ये मोहब्बत के मामले हैं, ज़रा देखभाल के, ऐसे उनका एक शेर है कि कैसे इन फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चों को बताऊं किस तरीके से हम रखते थे अपना कलेजा निकाल करके एक खत में। तो उस खत को ले करके मैंने इस उपन्यास की रचना की, और इसमें लिखा कि भाई एक प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है, प्रेमी कितना विह्वल हो जाता है अपनी प्रेमिका को लेकर, और वो गोलर का पेड़ है जिसमें एक चबूतरा एक राउंड में बना हुआ है, उस पर प्रेमी बैठा हुआ है और प्रेमिका बैठी हुई है। एक समय आता है कि जब प्रेमिका की गोद में वो प्रेमी बैठ जाता है, गूलर वहाँ से टपकती है, और गूलर टपकने के बाद प्रेमिका उसको चुनने लगती है, कौन सी गूलर ऐसी टपकी है जिसमें कीड़े नहीं लगे, और उसको अपने गोद में उस लेटे हुए प्रेमी के मुंह में वो डालती है, खिलाती है। बड़ा एक अच्छा, एक अद्भुत प्रेम प्रसंग मैंने लिखने का प्रयास इसमें किया है, जो किताब मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल में अवेलेबल भी है। सर, बांसुरी तान के बारे में आप क्या कहते हैं? बांसुरी, चूंकि मैं एक काव्य संकलन लिखा, एक मेरा काव्य से बड़ा, लिटरेचर से, साहित्य से गहरा लगाव है, और ये गहरा लगाव अपने आप में बहुत एक स्टोरी है इसके पीछे। फिलहाल ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक काव्य संकलन है बांसुरी, जो मेरी अपनी तान है, मेरी अपनी कृति है, मेरी अपनी रचना है। सृजनात्मकता को मैंने एक मूर्तिमान स्वरूप दिया है इसमें, और इसका नाम मैंने बांसुरी रखा है, एक तान के नाम से। क्योंकि आप जानकारी है कि आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो आप अपनी कविताओं को 2 लाइन आप कहें तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और पुलवामा अटैक पे आपने कहा था, कुछ कविता सुनाई थी, बहुत फेमस हुई कविता। पुलवामा अटैक पे तो मैंने एक शायरी लिखी थी एक दफ़ा, वो मुझे लगता है कि सही मायने में वो शायरी बिल्कुल उस पर फिट बैठती है कि तुम मुझसे दूर
बहुत दूर चले जाओगे, मेरी यादों को कैसे छुपा पाओगे, और तस्वीर खिंचती है मेरी तेरे चेहरे पर, ये अपना चेहरा किस किस से छुपा पाओगे। सच्चाई जो करेज है, जो साहस है, वो किसी बाज़ार में किसी मूल्य के लिए साहस नहीं बिकता। और विनीत चौहान की लाइनें मैं कोट कर रहा हूँ, जो मैं शायद उसमें सुनाया भी था अपने स्कूल की असेंबली में, कि एक सैनिक जो शहीद होता है और मरते दम में अपना एक खत लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है अपनी माँ को, और लिखता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, और खून की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ जो आज इंचों में कटा हूँ, और यूं न समझ लेना कि मैं चिरनीद लेने जा रहा हूँ, माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। ये पुलवामा अटैक जो हुआ, इस तरीके का संघर्ष, इस तरीके का जो एक खूनी क्रांति हुई, उसका हमने बखूबी बड़ी खूबसूरती से अभिषेक पांडे जी ने आपने एक अभी पंक्ति सुनाई। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि भारत के सबसे पहले कम उम्र के आप व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट मिला है, लिम्का बुक रिकॉर्ड में जो है कि आपका गिनीज बुक में दर्ज भी है। क्या इसका श्रेय किसको जाता है और आपने कैसे अचीवमेंट किया? देखें, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि मेरी एक प्रेरणा है, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैं जब भी कुछ भी अचीव करता हूँ, कोई लक्ष्य की सीढ़ी पर जब मैं चढ़ता हूँ, तो लक्ष्य की सीढ़ी मेरे लिए एक समर्पण की अभिव्यक्ति है, और वो समर्पण की जो अभिव्यक्ति है वो एक प्रेरणा से मिली हुई अभिव्यक्ति है। और उस प्रेरणा का पूरा जो श्रेय है, जो पूरी प्रेरणा जहाँ से आती है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ की गूंद है, मेरे पिताजी का दुलार है, मेरे पिताजी का जो सूर्य जैसा जो ताप रहा है, जो स्ट्रिक्टनेस रही है, शायद उसी को मैं श्रेय दे सकता हूँ, वही मेरी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक जी। ये आज हमारे एक स्पेशल कार्यक्रम में खास मुलाकात थी डॉक्टर अभिषेक पांडे से के साथ, और मैं चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।